કે લક્ષ્મીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે એમની પાસે જ। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल नंबर से करना चाह रही थी, क्योंकि वॉल्यूम्स के फ्रंट पे एक जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के अराउंड आते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट फ्रंट पे एक अपबीट रहा है। मैं आपसे एक मार्जिन के फ्रंट पे के ऊपर कमेंट चाह रही थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड बैंड था नियरली 18.5 to 19%, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा कम आया है। रीजंस क्या था? एक हाईलाइट अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाए। देखिए, इस तिमाही में हमारी लगभग 15% क्लिंकर सेल्स है। और तो क्लिंकर सेल का मार्जिन उतना अच्छा नहीं होता जितना सीमेंट का होता है। तो इसलिए थोड़ा हमारा वेटेड एवरेज मार्जिन थोड़ा गिर जाता है। 1.5% का करीब फर्क पड़ता, नहीं तो हम 20% के ऊपर होते। और ये मार्जिन कम है, लेकिन वैल्यू तो ऐड करते ही है। तो हमारा ओवरऑल जो एबिटा का ग्रॉस नंबर है वो बढ़ता है, ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम अपना एबिटा नंबर या मार्जिन तिमाही का ठीक रखें या ग्रॉस प्रॉफिट हम ऊपर ठीक करें। तो हमने दूसरे के लिए ऑप्ट किया है। वी हैव प्रेफर्ड कि हम अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में। तो उसी का एक कारण है। अच्छा ठीक है सर। अब एक और चीज़ जो मुझे समझनी थी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग सिनेरियो, क्योंकि जितने भी ओवरऑल इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स से हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो एक रेट हाइक तो ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं, और पिछले कुछ महीनों में हम लोग वो देख भी चुके हैं। अब जब चीज़ें थोड़ी और वोलेटाइल हो रही है इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, क्या आपके लिए ये सेंटिमेंट प्राइसिंग है पिछले साल के कंपैरिजन में? अब कितने क्वांटम में आप हाइक लेने के लिए आप सोच रहे हैं? एक कंपैरेटिव एनालिसिस मेरे साथ आप शेयर कर पाए। और चूंकि हम लोग इनपुट कॉस्ट सिनेरियो डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं एक एबिटा पर टन के ऊपर भी आपका व्यू जानना चाह रही थी। नेक्स्ट क्वार्टर के दौरान कितने तक रह सकता है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। देखिए, मैं आपका दूसरा क्वेश्चन पहले आंसर करूंगा। एबिटा का नंबर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हर कंपनी की कोशिश तो ये रहती है कि अपना एबिटा का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा वो ला सकें, लेकिन एक नंबर पे अपने आप को पल्स पकड़ लेना बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके जैसे आपने खुद ही कहा है कि बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है। ये वाला जो तिमाही है, ये बारिश का तिमाही है। आप और हम देख ही रहे हैं कि चारों तरफ इस समय बारिश है, और वो तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस तिमाही में थोड़ा सीमेंट का वॉल्यूम इम्पैक्ट करता है। और अगर वॉल्यूम इम्पैक्ट करता है तो जब ऐसे सिनेरियो में जब सीमेंट की एक सरप्लस मार्केट में इक्वेशन में सीमेंट की सप्लाई ज़्यादा सरप्लस है, तो कीमतों को बढ़ाना, प्राइस को इंक्रीज करना, ये बहुत आसान नहीं होता है, जबकि ज़रूरत बहुत है। और मैं अब आपका पहला प्रश्न का जवाब देता हूँ कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आया है। ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपये टन का इजाफा हुआ है। ये जो पेटकोक और पेट्रोलियम के दाम बढ़े हैं, तो एक तरफ तो हमारे भाड़े बढ़े हैं, इनपुट के भी भाड़े बढ़े हैं पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ने से। पेटकोक में लगभग 70% की इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली उसको वो इम्पैक्ट कम करने के लिए हमने थोड़ा कोयला ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, पेटकोक का यूजेज कम किया है, लेकिन साथ में कोयले के भी दाम बढ़े हैं। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है हम उसको ज़ीरो कर पाएँ शायद पॉसिबल नहीं है। हम भाड़े का इम्पैक्ट तो कुछ हद तक कम कर लेते हैं अपनी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी से, अपनी सप्लाई चेन बेहतर करके। हमने लास्ट तिमाही में भी अपने पेट्रोलियम का जो इंक्रीज हुआ था, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 20% का इजाफा हुआ था लास्ट ईयर के क्वार्टर वन से, लेकिन हमने अपनी एफिशिएंसी से उसको कंपनसेट कर लिया। इस क्वार्टर में भी हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम जो पेट्रोलियम के दाम है उसका इम्पैक्ट कम कर सकें, लेकिन फ्यूल में शायद पूरा कंपनसेट करना पॉसिबल नहीं है अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी से। तो हमको दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, लेकिन वो दाम हम कब बढ़ा पाएंगे? जाहिर है कि जुलाई अगस्त में जब मानसून पीक पे होता है उस समय शायद करना मुश्किल होगा। उसके बाद लेकिन जब सितंबर में बारिश का जोर थम जाता है, मार्केट भी थोड़ा उठने लगता है, सामने आपका त्योहारों का सीजन सामने रहता है, डिमांड एकदम पिकअप करती है, तब हमें उम्मीद है कि हम जो आज
बहुत ज़रूरत है दामों को ठीक करने की, वो हम कर पाएँगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे जो जाननी है वो मैं क्विकली आपसे बातचीत कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। सिरोही में जो आपका कमिशनिंग होने वाला है वो तकरीबन क्वार्टर 3 से होगा और साथ ही बाकी के जो एक्सपेंशन प्लान्स है उसके अंदर भी हम लोग थोड़ा एग्रेशन देख रहे हैं। डेट रिडक्शन आपका एक ऑलरेडी फैक्टर था जो पॉजिटिव वर्कआउट कर रहा था। इस बार भी तकरीबन 30 to 35% जितने फाइनेंस कॉस्ट कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो डेट रिड्यूस कितना हो पाएगा पूरे FY22 एज अ क्लस्टर में, और साथ ही ये जो एक्सपेंशन प्लान्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं वो कितना एड ऑन करेंगे कैपेसिटीज को, किस तरीके से वो फंड होगा, एक आइडिया दोनों के लिहाज से अगर आप मुझे दे पाएं। इक्विटी इस समय बहुत हेल्दी है, तो मेरे को लगता नहीं कि अब डेट कोई इशू है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए हमारे मुश्किल से 1000 करोड़ रुपए के 1100 करोड़ रुपए के हमारे डेट्स है टोटल। और हमारे पास अपनी जो कैश फ्लो की पोजीशन है, जो हमारे पास सरप्लस कैश अवेलेबल है, हम उसको अगर नेट करके देखें तो आज सिर्फ 400 साढ़े 400 करोड़ की डेट है। यानी कि मैं अगर अपनी डेट इक्विटी देखूं तो मुश्किल से 0.3 0.4 की डेट इक्विटी है। तो इस समय बहुत डेट इक्विटी हमारी हेल्दी है। अभी हमारा इमीडिएटली कोई आउटगो भी नहीं है। इस वर्ष में जो हमारा एक्सपेंशन, हमारा वेस्ट हीट रिकवरी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो दिसंबर तक आ जाएगा। उसमें ऑलमोस्ट टू थर्ड पैसा ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, तो कोई बहुत बड़ा हमारे यहाँ आउटगो अब नहीं है। तो इस साल में जो हमारे नॉर्मल डेट रिपेमेंट है वो कोई 250 से 300 करोड़ का होता है, वो भी कम हो जाएगा। तो इस साल के एंड में जाके हमारे पास प्रैक्टिकली नेट डेट बहुत ही कम बचेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अब जो कैपेक्स आने वाला है बड़े रूप में, वो आएगा हमारी सब्सिडी के एक्सपेंशन में, जिसका काम इस वर्ष में चालू हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में उसमें काफ़ी फंड लगेगा। लेकिन वो हम अपने सब्सिडी के रूप में कर रहे हैं और उसमें ऐसी मुझे उम्मीद है कि 70% के करीब हमको डेट मिलेगा, तो वो हमारे सब्सिडी के बुक्स में रहेगा। जेके लक्ष्मी में कोई ज़्यादा डेट में इजाफा होने वाला नहीं है।